हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 की एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब इस एक्सरसाइज का जितना भी बेसिक पार्ट है, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का जितना भी बेसिक पार्ट है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ, बेसिक्स वाली वीडियो में। अब उसमें हमने बेसिकली किन बातों के बारे में डिस्कस किया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब बेसिकली ना मैंने आपको उसमें एक ट्रिक बताई थी। देखो, ये वो ट्रिक है कि हम किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही पहचान सकते हैं कि अगर देखो हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर कांस्टेंट होगा तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। सेम वे से उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या लॉगरिथमिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस नहीं हो सकते। उसमें सिर्फ ये हो सकते हैं अगर उनके एंगल में y/x और x/y होगा तो। और there should be equal number of variables in each zone but denominator is mandatory। मतलब हर एक जोन में सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स ही होने चाहिए। अब ये अगर लैंग्वेज आपको लग रहा है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप क्या बोल रहे हो, तो आपको लास्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने आपको ये मैपिंग दी थी। अब ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। अब इसको मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जब इसके क्वेश्चंस आएंगे, अब हम एग्जांपल्स करने वाले हैं, तब इसको साथ में डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस एक्सरसाइज की हमारी फर्स्ट एग्जांपल मतलब एग्जांपल नंबर 15, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने बेसिक्स वाली मतलब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नॉर्मली हमें जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें यही लिखा होता है कि सॉल्व करो इसको, ठीक है। बट यहाँ पर लिखा गया कि पहले इसको प्रूव करो कि ये होमोजीनियस है, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। अब एक बार के लिए, जस्ट एक बार के लिए आप भूल जाओ कि ऐसा कोई क्वेश्चन है। मान के चलो कि ये सिंपल क्वेश्चन है कि इसको हमें सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। और बहुत से टीचर आपको यही बताएंगे कि सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेट चेक करो, फिर होमोजीनियस, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं आपको यही हमेशा कहूँगा, सबसे पहले होमोजीनियस चेक करो कि क्या वो होमोजीनियस है या नहीं। देखो, आपको पता है इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, x y x 2y, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है। इसमें ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ना लॉगरिथमिक फंक्शंस है, ना ट्रिग्नोमेट्री है, ना एक्सपोनेंशियल है। मतलब पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। थर्ड में क्या है, इस जोन में ये x एक जोन है, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसको नहीं हम काउंट करते। इसमें भी, इस जोन में भी एक ही वेरिएबल है, इस जोन में भी एक ही वेरिएबल है। मतलब सभी जोन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और ये डिनोमिनेटर में जाएगी। जो मैंने यहाँ पर लिखा था कि डिनोमिनेटर जो है वो मैंडेटरी है, डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में ही जाएगा क्योंकि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जो मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो अगर इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तो मतलब मैं बातों बातों में ही पहचान गया कि ये होमोजीनियस है, ठीक है। इसलिए आज के बाद आप हमेशा यही मतलब कि एक पैटर्न फॉलो करोगे जब आप मेरे से पढ़ रहे हो कि सबसे पहले दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए हम उसमें होमोजीनियस चेक करेंगे क्योंकि उसको हम सेकंड्स में चेक कर सकते हैं। अब बहुत से टीचर आपको ये भी बताएंगे, इवन एनसीईआरटी में भी यही बताया गया है कि सबसे पहले इसको x से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर y/x, यहाँ 1, यहाँ y/x। बट मुझे लगता है कि इतना तामझाम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली उसको बिना देखे ही बिना कुछ सॉल्व किए ही बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है या मतलब हमसे बोला गया कि प्रूव करो कि होमोजीनियस है, तब हम इसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो, लेट। तो सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है इसको हमें होमोजीनियस प्रूव करना है तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, बाकी सारी टर्म्स उधर। तो इसको मैं नीचे ले आया, ठीक है। तो नाउ ऐसा करो, अब आपको पता है ये क्या है हमारा एफ एक्स वाई, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, लेट एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स, वाई की जगह पर लैम्डा वाई। तो फिल करते हैं, एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स, वाई की जगह पर लैम्डा वाई, एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स, वाई की जगह पर लैम्डा वाई। तो ऊपर से आप लैम्डा को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा एक्स प्लस 2y, नीचे से भी लैम्डा कॉमन ले लो, कितना आएगा एक्स माइनस वाई। अब ये आपस में लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना आ गया एक्स प्लस 2y एक्स माइनस वाई। अब ये किसके इक्वल है, एफ एक्स वाई के। इसको आप नंबर स्टार दे दो, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना यूजिंग स्टार, ठीक है। तो दैट मीन्स विच एम्प्लाइज एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को मैंने क्या लिखा है, लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। और अगर मैं ऐसा लिख पाया क्योंकि हमारी जो मतलब कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन जो हमने लास्ट वीडियो में की थी वो क्या कहती है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो वो होमोजीनियस है अगर उसका जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ डिग्री 0, मतलब दैट इज़ ये वाला पार्ट। तो हमने वही प्रूव किया है, देयरफॉर एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, therefore given differential equation is होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब आपको बताया कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक मतलब इसमें कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही करेंगे। और अगर ऐसा कोई भी फंक्शन आए ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और उसमें y बाई एक्स हो तो भी हम इसको इसी मेथड से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है, ये वाली। तो पहले उसको लिखने की कोशिश करते हैं। वैसे ये वाला स्टेप हमने पहले भी कर लिया था, ये जस्ट मैंने दोबारा से इसलिए किया है ताकि हम इस मैपिंग को अच्छे से सीख पाएँ। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब बताओ हम अब क्या करेंगे, अब इसको एक नंबर दे दो, इसको नंबर 1 दे दो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो y इज इक्वल टू वी एक्स, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। आप साथ साथ मैपिंग देखते जाना। मैंने आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी होमोजीनियस का क्वेश्चन हो उसमें हम यहाँ तक सेम करेंगे इंटीग्रेशन से पहले, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है वी एक्स का। आपको पता कितना आएगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ पर v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x dv बाई डी, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पुट इन 1। अब क्या करेंगे, पुट इन 1। तो इसको हम ऐसा करते हैं, 1 में पुट कर लेते हैं। तो 1 में पुट करना जरा, कितना आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद x, अब y कितना है हमारा, y कितना है हमारा वी एक्स, ठीक है, x माइनस वाई कितना है हमारा वी एक्स। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट इन 1, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में हमने इसको भी मतलब 1 में ही फिल किया है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ पुट इन 1, क्योंकि ये मैपिंग मेरी ही बनाई हुई है तो मुझे लगा कि ये भी लिखना चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ
जैसे यहाँ पर पुट इन 1, इन दोनों को ही मैंने 1 में पुट किया है, मतलब इसको और इसको आपको याद रहेगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, देखो उसके बाद मैंने दोनों को वैल्यू को मतलब कि देखो dy/dx की वैल्यू को पुट कर लिया यहाँ पर x, और मतलब y की वैल्यू को भी यहाँ पर vx मैंने पुट कर लिया। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिमूव ऑल x फ्रॉम राइट हैंड साइड मैंडेटरी, मतलब ये जरूरी है राइट हैंड साइड में। अब पुट करने के बाद राइट हैंड साइड में जितने भी x हैं वो रिमूव होने चाहिए। अब उसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से x को कॉमन लूँ तो अंदर कितना आएगा 1 + 2v, यहाँ से x को कॉमन लूँ अंदर कितना आएगा 1 - v, और क्लियरली यहाँ से मेरा x रिमूव हो गया, राइट हैंड साइड से मेरा कंप्लीटली x रिमूव हो गया, और बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास क्या लिखा गया है, सेपरेट वेरिएबल्स। अब हमारे इस स्टेप के बाद जो है वो वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे, आप करके देख लो। अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेपरेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं वेरिएबल्स को सेपरेट करने वाला हूँ, इस v को आप उधर ले जाओ, तो हमारे पास कितना बचेगा, x dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना रह गया 1 + 2v अपॉन 1 - v, ये v उधर जाके -v में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + 2v - v, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अपॉन 1 - v। तो कितना आ गया 1 + 2v - v माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 - v। तो कितना आ गया 1 + 2v - v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 - v। तो यानी कि फाइनली हमारे पास कितना आ गया, x dv/dx v स्क्वायर प्लस v + 1 अपॉन 1 - v, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हमारे जो है मतलब कि क्या है, v है। अब यहाँ पर x dv/dx, आपको पता है हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना अब हमारे होने चाहिए। तो ऐसा करो, v देखो dv तो उधर जा नहीं सकता, dv नीचे तो जा सकता है, dx हमेशा ऊपर जाएगा, तो इसको उधर ले आओ 1 - v, इसको अब इधर ले आओ, नीचे कितना आएगा v स्क्वायर प्लस v + 1, ये इधर आ गया, dx को आप उधर ले जाओ और इस x को आप नीचे ले आओ। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमेशा आपकी राइट हैंड साइड में यहाँ पर dx/x ही होगा, हमेशा हर क्वेश्चन में। तो dx उधर चला गया, x नीचे आ गया, बाकी मैंने v की साइड टर्म्स को मैं इधर ले आया। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे v है, राइट हैंड साइड में हमारे x है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सेपरेट वेरिएबल्स, इंटीग्रेट एंड गेट दी सोल्यूशन, मतलब ये हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो मतलब मुझे यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है, v स्क्वायर v + 1 इज इक्वल टू dx/x, मतलब हमें दोनों को इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर तो इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा dx/x, मतलब log mod x आएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन आपको पहले बता दूँ, ये थोड़ी सी टफ होने वाली है। वैसे तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी, बट उससे हमें डरना नहीं है। हम अगर एग्ज़ाम्स में हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ऐसी जो इंटीग्रेशन है वो आपको पहले ही आती होगी, और आपको पता है वो मैपिंग ही हमें बताएगी कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है, log mod x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर है। अब यहाँ पर हम फंस गए। अब यहाँ पर हमें मैपिंग हेल्प करेगी। देखो इसमें ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, क्योंकि इसमें v में ही सारे फंक्शन है, मतलब पॉलिनोमियल इन v, पॉलिनोमियल इन v। तो हम क्या चेक करेंगे, डिग्री, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, मतलब इसकी पावर 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। तो जब ऊपर डिग्री छोटी हो नीचे बड़ी हो, ऊपर डिग्री छोटी है नीचे बड़ी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स, मतलब डेरिवेटिव से जो हमारा वो काम है वो बन सकता है। अब अगर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करके देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करके देखूं तो मेरे पास कितना बनेगा, v इसका डेरिवेटिव 2v, v का 1 का 0, मतलब 2v + 1। अब ऊपर v है तो मैं इसको 2v बना सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं
इसमें से, अब ध्यान में रखना अपने माइंड में 2v+1, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ। अब मैं सारे स्टेप्स आपके लिए इतने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसमें कट शॉर्ट भी कर सकते हो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं बीइंग अ टीचर हर एक स्टेप को हर एक बच्चे के लिए ही एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ये माइनस मैंने कॉमन क्यों लिया है, ताकि मेरे पास v बन सके, क्योंकि मुझे 2v चाहिए, ठीक है। इस माइनस को आप उधर ले जाना और इसको 1/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना बनेगा 2v-2 dv डिवाइड बाई v² प्लस v+1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx/x। इस माइनस को मैं उधर ले गया, यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। अब 2v बन गया, अब +1 भी चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2v-2, तो +1 -1, तो मैंने +1 कर दिया। नीचे कितना है, v² प्लस v+1 dv माइनस dx/x, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 1/2 2v+1, इसको आप सेपरेट कर लो, -2 -1 इसको आप सेपरेट कर लो, v² प्लस v+1 dv। इसकी आप इंटीग्रेशन करना चाहो तो कर लो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो log mod x प्लस c1, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करते हैं, तो 1/2 2v+1 अपॉन v² v+1 dv प्लस 1/2, यहाँ पर कितना है, -3 dv अपॉन v² v+1 इज इक्वल टू माइनस log mod x प्लस c1। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन लेंथी होगा, तो पहले ही क्वेश्चन को देख के डर मत जाना, ये इंटीग्रेशन का लेवल है थोड़ा सा। क्वेश्चन में एज सच डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन में ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने बड़ी ही आसानी से होमोजेनियस को कर लिया था। अब क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम्स के लिए रेडी होते हो तो आपको इंटीग्रेशन आती होगी, मतलब ये भी आपके लिए ईजी है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो दैट मीन्स आपको इंटीग्रेशन में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इसका डेरिवेटिव ऊपर बन चुका है, मतलब इसकी तो हमारी बात बन चुकी है। अब इसकी बात, अब ये भी एक स्पेशल टाइप है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक हो, तो वो स्पेशल टाइप है। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और विद डायरेक्ट फार्मूला। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं वो हम बाद में बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो अगर आप मेरी बात मानो तो आप ऐसा करो, इसको ना आप एक नंबर दे दो, नंबर 2, ठीक है। इसको कोई नंबर दे दो 2। अब इन दोनों इंटेग्रल्स को ना हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे I1 कितना है हमारा, लेट I1 1/2, नहीं तो ना साथ साथ करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। 2v+1 v² प्लस v+1 dv। अब हम क्या करेंगे, पुट v² प्लस v+1 इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v² प्लस v+1 का, जो भी यहाँ पर इंटीग्रेशन होती है dv के साथ हो रही है ना, तो डेरिवेटिव भी उसी के साथ करेंगे, ठीक। तो मुझे डेरिवेटिव करना है t का, तो यहाँ पर कितना आएगा, v² का डेरिवेटिव 2v, v का 1 का 0 dt/dv, तो विच एम्प्लाइज 2v+1 dv इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू 1/2, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 2v+1 dv की वैल्यू कितनी है, dt। अब इसको हमने क्या फिल किया है, t। अब इसकी इंटीग्रेशन तो हमारे लिए बहुत ईजी है, ये सेम है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो log mod t प्लस c2 लिख लो इसको, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू 1/2 log mod t की वैल्यू कितनी थी, v² प्लस v+1 प्लस c2, यहाँ पर आप मेंशन कर दो
बिकॉज वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन की वैल्यू कितनी थी टी। तो हमने I1 को तो सॉल्व कर लिया। अब ऐसा करो, इसको भी आप एक नंबर दे दो, इसको नंबर दो आप 3, क्योंकि ये हमारा I1 की वैल्यू है। अब सेम वे से I2 मतलब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये हमारा सेकंड इंटीग्रल है। अब आपको मैंने बताया कि जब भी कांस्टेंट अपॉन सम क्वाड्रेटिक होती है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट जो क्वाड्रेटिक है उसको दोबारा से लिख लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, मतलब वो 1 ही है, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह होगा वी स्क्वायर पढ़ना, ठीक है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वी, वी के कोफिशिएंट का हाफ वो कितना है 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2, उसका स्क्वायर कितना आएगा 1/4। अब उसको हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट दी आंसर। अब उसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, प्लस 1/4 माइनस 1/4। देखो आपको लगा सर एनसीईआरटी में तो बहुत छोटा सा करवाया है। अब एनसीईआरटी वालों ने उसके बाद डायरेक्टली इसको सीधा फॉर्मूले से कन्वर्ट, मतलब फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। मतलब उनके बाद उन्होंने, मतलब जो मैं जो यहाँ पर करूँगा उसको मुझे 3-4 मतलब लाइंस और लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में, उन्होंने डायरेक्टली ये वाला आंसर दिया है। तो इसलिए उन्होंने ये सारे स्टेप्स शॉर्ट कर दिए। अब हो सकता है कुछ बच्चों को समझ हो पहले वो कर लें वहाँ से, बट हो सकता है कुछ बच्चों को वो समझ ही ना आए, तो इसलिए मैं उनके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको हमेशा बताया कि आप क्या किया करो, वी स्क्वायर वी वाली टर्म और जिसको ऐड किया है, किसको ऐड किया 1/4 को, उसको आप इकट्ठा कर लो, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1/4, जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया 1 और माइनस 1/4, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये हमेशा स्क्वायर किसका बनता है v, सब कुछ प्लस में है तो प्लस, ये किसका स्क्वायर है 1/2, तो ये इसका स्क्वायर बन गया। इसको इसका एलसीएम ले लो, 4 माइनस 1/4, तो v प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। अब इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, v प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा है, देखो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो ये जो टर्म होती है, ये वाली जो टर्म है, ये v और प्लस है तो सब कुछ प्लस, अगर ये किसका स्क्वायर है 1/2 का, इसका आप स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना आएगा v स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस v। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट इन 4, इसको अब नंबर 4 दे दो, ठीक है। तो पुट इन 4, तो विच इम्प्लाइज I2 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, -3/2 dv अपॉन v प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब इससे में फ़ायदा क्या है, क्योंकि देखो इससे हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन में हम हमेशा हर क्वेश्चन को एक्चुअल में इंटीग्रेबल बनाते हैं, तो मैंने इंटीग्रेबल बना दिया क्योंकि मेरे पास ऐसे फॉर्मूलाज हैं, एक्स का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इसको एक्स मान लो, ये कांस्टेंट का स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी भी ये मैच नहीं कर रहा, तो अब हम क्या करेंगे, पुट, इसको एग्जैक्टली मैच करने के लिए इसको आप u पुट कर दो, पुट v प्लस 1/2 इज इक्वल टू u, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे dv मतलब v, ठीक है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v प्लस 1/2 का, मुझे डेरिवेटिव करना है u का, तो v का डेरिवेटिव 1, 1/2 का 0, du/dv विच एम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dv इज इक्वल टू du, ठीक है।
तो विच एम्प्लाइज I2 हमारा कितना बनेगा -3/2, dv की जगह पर du, इसकी जगह पर u का स्क्वायर, इसकी जगह पर मतलब वो तो सेम ही है, कांस्टेंट ही है, ax² + a²। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि dx/x² + a² का फॉर्मूला कितना होता है 1/a tan 1 x/a + c। तो मैं यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो विच एम्प्लाइज I2 = -3/2 पहले से है, 1/a तो √3/2 tan 1 x मतलब u/a + c3। C2 में एक हल हमने वहाँ पर लिख दिया था, तो C3। ठीक है, अब जो कुछ टर्म्स कट हो रही हैं तो उनको कट कर देते हैं, जैसे ये 2 और ये 2 कट हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। ठीक है, तो I2 -3/√3 tan 1, अब u को मैंने वापस से v में कन्वर्ट कर दिया, √3/2 + c3। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें आंसर को अभी कंबाइन करना है, तो उसे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इस 2 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, +1/2 डिवाइड बाय √3/2। ठीक है, अब उससे क्या होगा, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसा करो, इसको भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो, इसको अब ऐसे लिख लो √3 × √3, तो हमारी नंबर ऑफ़ टर्म्स कम ही होंगी। ठीक है, जितना हम सॉल्व कर लेंगे, 2v + 1/√3 + c3, तो ये भी कट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप नंबर दो 5 पुट वैल्यूज़ ऑफ 3 लिखो, 3 and 5 in 2। ठीक है, अब उसको हम फिल कर लेते हैं। अब देखो, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, ये हमने अभी अभी 5th कैलकुलेट की है और ये हमारी सेकंड, तो इसमें हम वैल्यूज़ को फिल कर देते हैं। तो I1 हमारा कितना था, ये रहा 1/2 log mod v² + v + 1 + c2। अब I2 हमारा कितना है, ये रहा, यहाँ पर है -√3 tan 1 2v + 1 डिवाइड बाय √3 + c3 = -log mod x + c1। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने y और x में क्वेश्चन स्टार्ट किया था, मतलब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो y और x में थी। तो अब हमें जो आंसर है वो भी y और x में ही देना पड़ेगा, क्योंकि हमने y को vx फिल किया था। तो अब आप क्या करोगे, हमने y को vx फिल किया था, तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लो y/x। जहाँ पर भी v है y/x लिख दो और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, और उसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि सर नहीं, हमें तो NCERT के आंसर से इसको मैच ही करना है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा देखो, फिर से बता रहा हूँ, NCERT के आंसर से क्यों मैच करना है, ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए कि मैं लिखा हो वहाँ पर कि प्रूव करो कि इसका आंसर इतना ही आएगा। तो उसको जस्ट सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी सी एफर्ट्स करने वाला हूँ। अब उन्होंने क्या किया है, अब ऐसा करते हैं, इस लॉग को ना आप इधर ले आओ, इस लॉग को आप इधर ले आओ, उससे क्या होगा, NCERT वालों ने लॉग वाली टर्म्स को इकट्ठे रखा है। ठीक है, तो इसको आप इधर ले आओ, प्लस log mod x, ठीक है, = अब इसको आप, ये माइनस वाली टर्म है, इसको आप उधर ले जाओ, ये प्लस बन जाएगी, +√3 tan 1 2v + 1/√3। ठीक है, राइट हैंड साइड में कौन कौन से कांस्टेंट हैं, c1, इस c2 को भी आप उधर ले जाओ, इस c3 को भी आप उधर ले जाओ। तो इसको तो हम बाद में देख लेंगे कि कैसे कंपाइल करना है। ठीक है, अब NCERT वालों ने एक और चीज़ की है, वो फिर से बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि हमें ऐसे करना ही है, ये सिर्फ प्रूव दैट के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरा आंसर, जो आपका आंसर है वो आपके सामने होगा। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है,
2 से डिवाइड, ताकि ये मैं मॉडुलस हटा पाऊँ। आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, log x की पावर m इज़ इक्वल टू m log x। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो विच इम्प्लाइज 1/2 log mod v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस 1/2। अब इस 2 को आप ऊपर ले जाओ तो log x का स्क्वायर। अब x स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मैंने मॉडुलस को हटा दिया, ये 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 प्लस c1 माइनस c2 माइनस c3। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने इतना सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वी एक्स, जैसा कि आपको पता हम वापस से y और x में जाना चाहेंगे, तो v की वैल्यू कितनी है y/x। तो जहाँ पर भी v है आप क्या फिल कर दो, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, v का स्क्वायर है, y/x प्लस 1 प्लस 1/2 log x स्क्वायर इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2y/x प्लस 1/√3 प्लस c1 माइनस c2 माइनस c3। ठीक है, तो अब इन दोनों में से मैं 1/2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर कितना आएगा log y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 प्लस log x स्क्वायर इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लो, 2y प्लस x बाई √3। ये सारी एफर्ट सिर्फ आंसर को मैच करने के लिए, ये मैंडेटरी स्टेप्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ। आपको पता है log a प्लस log b को मैं लिख सकता हूँ log ab। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो 1/2 तो बाहर है, तो log a, ये सारा a है, इंटू b। ठीक है, तो ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो √3 tan इनवर्स 2y प्लस x, अब इस √3 को आप ऊपर लिख लो, √3x प्लस c1 माइनस c2 माइनस c3। अब आगे चलते हैं। अब ऐसा करो, इस 1x स्क्वायर को ना आप मॉडुलस के अंदर लिख लो, ये पॉजिटिव नंबर ही है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का मॉडुलस ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, √3 tan इनवर्स 2y प्लस x √3x प्लस c1 माइनस c2 माइनस c3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो अंदर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स से एक्स कट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा एक्स वाई। 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। अब इस 2 को आप उधर ले जाओ, 2√3, 2 को मैं उधर ले गया, tan इनवर्स 2y प्लस एक्स √3x प्लस 2 इंटू c1 माइनस c2 माइनस c3। अब जस्ट हमारा लास्ट स्टेप है, तो log y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ मॉडुलस है, ठीक है, इज इक्वल टू 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बाई √3x प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT के साथ मैच कर रहा है, वेयर c इज इक्वल टू 2 टाइम्स c1 माइनस c2 माइनस c3, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैंने एक नाम दे दिया। अब देखो स्टूडेंट्स,
मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हमने बड़ी ही ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसमें हमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़े। चाहे आपको इंटीग्रेशन आती है, चाहे मतलब अगर आपको इंटीग्रेशन आती भी है तो भी हमें एफर्ट्स तो करने पड़े। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि देखो, जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम्पल है, देखो इसमें बेसिकली ना इस एक्सरसाइज में 4 एग्जाम्पल्स हैं, 15, 16, 17 और 18। बाद वाली जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं उसमें इतनी इंटीग्रेशन का लेवल इतना हाई नहीं है, मतलब क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एग्जाम्पल लास्ट में होनी चाहिए थी। अब होमोजीनियस को करवाने के बाद सीधा ही मैं ये वाली एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, तो हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चों का जो मोराल है वो डाउन हो जाए कि सर क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एग्जाम्पल है ये लास्ट में होनी चाहिए थी। बट फिर भी आप मेरे साथ हो, आपको मेरे पे फेथ है, तो बिलीव मी इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं हैं जितने आपको अभी लग रहे हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे उनका लेवल बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेंथी हो गया। अब जल्दी से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो, हमारा क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट था कि उन्होंने बोला था कि इसको होमोजीनियस प्रूव करवाओ, तो मैंने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के इसको लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लिखा और इसकी डिग्री कितनी आ गई, 0, मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको जो भी स्टेप्स दिए थे, ठीक है, इस मैपिंग में मैंने वही फॉलो किए हैं। y को vx फिल किया, डेरिवेटिव किया, सभी को मैंने 1 में फिल किया और हमारे पास v और x में इक्वेशंस आ गई। वेरिएबल को यहाँ पर सेपरेट किया और इंटीग्रेट करना था हमें। अब यहाँ पर हम फिर से फंस गए थे। मैंने आपको यहाँ पर बताया भी कि राइट हैंड साइड में आपके हमेशा dx/x होगा होमोजीनियस वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो मैपिंग ने हमें बताया कि डेरिवेटिव बनाओ, ये ऊपर डिग्री छोटी है नीचे बड़ी है। तो डेरिवेटिव बनाने की मैंने कोशिश की 2v - 2 + 1 - 1, ताकि 2v + 1 को मैं सेपरेट कर पाऊँ। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो इसको मैंने t फिल किया, डिफरेंशिएट किया और इंटीग्रेट कर दिया। अब सेम वे से इस इंटीग्रल की बात करते हैं। अब इसमें ऊपर कांस्टेंट था, नीचे क्वाड्रेटिक थी, तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से, मतलब कि इस तरह की फॉर्म में लिख लिया, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया और इंटीग्रेशन हमारी जो है वो हो गई। बाद में मैंने i1 और i2 दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर मैंने फिल किया, v को मैंने y/x की फॉर्म में लिखा, कुछ एफर्ट्स किए और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y/x dy/dx इज इक्वल टू y cos y/x प्लस x इज अ होमोजीनियस एंड हेंस सॉल्व इट। अब ये सेम लास्ट एग्जाम्पल के जैसा ही है कि हमें पहले इसमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस है, मतलब हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। बट अगर मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूं, सब कुछ भूल जाओ, मान लो आपके सामने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपको ऐसे ही कि सॉल्व करूं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये होमोजीनियस में नहीं आ सकते, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकते हैं जब उनके एंगल में y/x और x/y हो। अब अभी के लिए आप मेरी क्लास 12th के लिए गारंटी ले लो कि जब भी y/x है ना यहाँ पर cos की एंगल में, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के अंदर, या लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर अगर y/x और x/y है तो लिख के ले लो कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। मतलब इसको मैं देखते ही पहचान जाऊंगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्योंकि ये इसको हमें प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस है, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं, लेट x cos y/x dy/dx इज इक्वल टू y cos y/x प्लस x, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ये y/x है तो dy/dx को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा। अगर यहाँ पर x/y होता तो मैं dx/dy को लेफ्ट हैंड साइड पे रखता, ठीक है। तो ऊपर कितना है, y cos y/x प्लस x होल डिवाइड बाय, इसको आप इधर ले आओ, x cos y/x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कुछ बच्चे ना x को x से कट कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये एंगल के अंदर है, एंगल के अंदर हम कोई भी मतलब ऐसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, फंक्शन। अब हमेशा की तरह इसको नंबर दे दो स्टार, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेट f λx λy, तो जहाँ पर भी y है लैम्डा y, जहाँ पर भी y है लैम्डा y, जहाँ पर भी x है लैम्डा x प्लस लैम्डा x होल डिवाइड बाय x की जगह पर लैम्डा x cos
लैम्डा वाई लैम्डा एक्स। ठीक है, अब देखो एंगल में मैं बाहर से कोई चेंज तो कर नहीं सकता, जो अंदर है उनको मैं चेंज कर सकता हूँ, इनको कट कर दो। ठीक है, अगर मैंने कट कर दिया तो ऊपर से ध्यान से देखो लैम्डा कॉमन आएगा, तो ऊपर कितना आएगा वाई कॉस, ये लैम्डा लैम्डा कट है तो वाई बाई एक्स प्लस एक्स होल डिवाइड बाय, तो लैम्डा एक्स कॉस वाई बाय एक्स। अब यहाँ पर फिर से लैम्डा भी कट हो जाएगा, तो ध्यान से देखो क्या बन गया, वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स, एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ये सेम बन गया एफ एक्स वाई यूजिंग स्टार, तो ये सेम बन गया। दैट मीन्स हमने लैम्डा एक्स लैम्डा वाई फिल किया था, तो ये इसको मैं लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई लिख सकता हूँ। तो मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी जो कंडीशन है वो पूरी होगी। देयरफॉर एफ एक्स वाई इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अगर ये हो गया, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। ठीक है, मतलब हमने होमोजीनियस तो प्रूव कर दिया, अब इसको सॉल्व करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी गिवन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो आपको पता है यहाँ पर y बाई एक्स है, और जब भी एफ एक्स वाई हमारा y बाई एक्स की फॉर्म में होता है तो हमें यही वाला मतलब प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लास्ट पेज पे भी लिखा था, तो लिख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को रख लो यहाँ पर, कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई, इसको आप इधर ले आओ, एक्स कॉस वाई बाई एक्स। अब इसको आप नंबर 1 दे दो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंशिएट मैं आपको बोला था ना कि सभी स्टेप्स हम यहाँ तक सेम करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है vx का। ये सभी स्टेप्स ना आपको याद ही हो जाएंगे। तो v एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है x का, x एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है v का, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v x का डेरिवेटिव 1 x v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वी बाई डी एक्स। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमें 1 में फिल करना है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लिख लो ऐसे करके कि इन दोनों वैल्यूज़ को पुट इन 1, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमें 1 में फिल करना है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह पर वी एक्स कॉस, अब y की जगह पर क्या लिखेंगे, वी एक्स बाई एक्स प्लस एक्स होल डिवाइड बाई एक्स कॉस y की जगह पर वी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब देखो एंगल के अंदर जो भी कट हो रहा है उसको कट कर दो, तो मैंने कट कर दिया। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, मैंने आपको बताया था रिमूव ऑल एक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड मैंडेटरी, मतलब राइट हैंड साइड से सभी एक्स रिमूव होने चाहिए। ठीक है, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से x को कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा, v कॉस v, यहाँ पर v रह गया अकेला, x बाहर है तो +1, नीचे कितना है x कॉस v। ध्यान से देखो मेरी पूरे राइट हैंड साइड में से x रिमूव हो चुके हैं, मतलब ये हमारा स्टेप भी बिल्कुल सही है। अब उसके बाद हमारा काम क्या होता है, सेपरेट दी वेरिएबल्स। अब इस v को आप उधर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ एक बार, क्योंकि मैं लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, आपको याद रहेगा कि इसके बाद मैंने क्या किया, सेपरेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो मुझे वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो विच एम्प्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस वी प्लस 1 डिवाइड बाय
कॉस वी माइनस वी, इस वी को मैं उधर ले गया। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस वी प्लस 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वी कॉस वी डिवाइड बाय कॉस वी। अब क्लियरली आपको दिख रहा है वी कॉस वी माइनस वी कॉस वी आपस में कैंसिल आउट, तो इसको कैंसिल आउट कर दो। तो विच एम्प्लाइज हमारे पास कितना रह गया, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस वी। बहुत थोड़ी टर्म्स हैं, मतलब हम बहुत ईजिली इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब सेपरेट द वेरिएबल्स, क्योंकि डी वी उधर नहीं जा सकता तो इसको इधर लेके आओ। तो कॉस वी डी वी, डी एक्स को ऊपर ले जाओ, एक्स को नीचे। मैंने आपको बोला भी था आपकी राइट हैंड साइड में हमेशा डी एक्स बाई एक्स होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे v है, राइट हैंड साइड में हमारे x है। तो वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इसको हमें इंटीग्रेट ही करना है। तो मुझे जस्ट इंटीग्रेट करना है cos v dv को, मुझे जस्ट इंटीग्रेट करना है dx बाय x को। अब देखो इसको हमें इंटीग्रेट ही करना है। अब cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, cos v की इंटीग्रेशन साइन v प्लस c1। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। देखो आप हमेशा, मैं क्या करता था, मैं हमेशा cos का डेरिवेटिव याद रखता हूँ। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो उससे उल्टा cos की इंटीग्रेशन कितनी होगी, प्लस साइन। ठीक है, तो dx बाई एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है log mod x प्लस c2। ठीक है, तो साइन v इज इक्वल टू log mod x प्लस c2 माइनस c1। ठीक है, अब हमें पता है हमें वापस से x में जाना है, मतलब y और x में जाना है। आपको पता है बिकॉज y कितना था हमारा vx, तो विच एम्प्लाइज v कितना है हमारा y बाय x। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो विच एम्प्लाइज साइन y बाय x इज इक्वल टू log mod x प्लस c2 माइनस c1। अब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने ना इसको लॉग लिखा है, तो कुछ बच्चे उसको देख के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब उन्होंने ना जानबूझ के इसको ऐसे लिखा है, प्लस लॉग सी का मॉडुलस, वेयर log c का जो मॉडुलस है वो क्या है, c2 माइनस c1। अब ऐसा लिखने की नौबत क्यों आई, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने लिखा है। अब हमें ऐसी नौबत क्यों पड़ेगी, हमें ऐसा क्यों लिखना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम्स में लिखा हो कि ऐसा ही इसका आंसर प्रूव करना है, क्योंकि log c एक कांस्टेंट है, c2 माइनस c1 भी एक कांस्टेंट है। तो जस्ट आंसर को कंपाइल करने के लिए उन्होंने ऐसा लिखा है। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, log a प्लस log b कितना होता है, log ab। तो ये वाली मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो विच एम्प्लाइज साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू log ab, एक ही ब्रैकेट में लिख लो एक्स सी। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू log cx। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें cos y बाई एक्स था, तो मैंने देखते ही पहचान लिया कि ये होमोजीनियस है। बट क्योंकि हमें इसको प्रूव करना था तो मैंने वही लैम्डा एक्स लैम्डा वाई वाला कंसेप्ट यूज़ किया। तो हमारा एफ एक्स वाई क्या आ गया, एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब उसके बाद मैंने बस ये स्टेप्स को फॉलो किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा y को vx, फिर dy बाई डी एक्स को v प्लस एक्स डी वी बाई, दोनों के यहाँ पर फिल की, उनको सेपरेट किया। मतलब सभी स्टेप्स यही फॉलो किए हैं। आप मेरे को बताओ मैंने कौन सा चेंज किया। यहाँ तक मैंने सेम किया, जस्ट इंटीग्रेशन का हर बार डिफरेंस होगा। और इसमें इंटीग्रेशन का भी जो लेवल है वो आपके सामने है, इतना मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा सॉल्व किया, थोड़े से एफर्ट्स किए और हमारे पास हमारा आंसर आ गया।